हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। नमस्कार दोस्तों, साथियों, अभिनंदन है मात्रक मापन की इस विशेष कड़ी में। बहुत से प्रश्नों की हम धुआं कर चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन हमने किए हैं और मैं आगे के प्रश्नों को लेकर चल रहा हूं। देखिएगा वो कौन कौन से हैं। मात्रक और मापन के अंदर आप देखोगे कि हम पाठ्य पुस्तक प्रश्नों में आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे, ये क्वेश्चन कर लिए थे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये छात्रा वाला हो गया था, आवर्धन वाला। ये हमें देखना है पाठ्य पुस्तक प्रश्न उदाहरण 2.8 क्या कहना चाह रहा है, जरा सुनिएगा। उदाहरण 2.8 हमें क्या सिखाता है। देखिए, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.8 हमें ये सिखा रहा है कि निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान कैसे लगाओगे? एक तो आपको धागा दिया है और एक स्केल दे दी, बताओ धागे का व्यास कैसे मापोगे? ऐसे तो माप नहीं सकते, ऐसे माप नहीं सकते। तो आपको एक धागा और एक मीटर पैमाना दिया जाता है और कह रहा है धागे के व्यास का अनुमान कैसे लगाओ, मतलब मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। तो देखिए भाई, इसके अंदर सीधा रास्ता है। क्या है वो रास्ता? कि आप एक छड़ लेओगे, उस छड़ ऐसे नहीं माप सकते कि ये धागा रख दिया और स्केल से व्यास माप, उससे लंबाई आ सकती, व्यास नहीं। आप क्या करो, इस छड़ के चारों तरफ उस धागे को लपेटो। कैसे? धागे को, उस धागे की मतलब जो धागे के हम कहेंगे फेरा है, टर्न है, उसी फेरे के ऊपर दूसरे फेरे लपेटो। ठीक? जैसे जैसे उसके फेरे आएंगे उसके बाद आप फेरों की संख्या काउंट करो। जो फेरों की संख्या है वो धागे की लंबाई है। भाई हमने कहा 10 मीटर लंबा धागा है, 5 फेरों में आया है तो 5 फेरे बराबर 10 मीटर है। तो इस प्रकार हमें जब धागे का व्यास लाना होगा तो हम चक्रों की संख्या देखेंगे। चक्रों की संख्या के साथ में हम उसका जो व्यास है कुछ इस तरह से निकालेंगे। व्यास जो निकालने का तरीका होगा वो हमारा कुछ इस प्रकार होगा कि धागे की जो लंबाई है उस लंबाई के अंदर आप क्या दे दो, चक्रों का भाग दे दो। मैं कहूँगा ये मैंने लपेट दिए तो 10 चक्कर आए, 50 मीटर लंबा है तो 50 में 10 का भाग दे दूंगा, तो मुझे धागे का एक जो टर्न है यानी ए से बी तक की दूरी है वो मिल जाएगी। तो व्यास निकालने का तरीका यहाँ पर हम छड़ के चारों तरफ उसे लपेट कर व्यास निकालेंगे, ये हमें पता चल जाना चाहिए। तो खाली एक धागा और मीटर पैमाना दे दिया, धागे का व्यास कैसे लाओगे? तो इसके लिए तरीका और रहेगा। मैं कहूँगा यदि एक धागा तथा एक मीटर पैमाना, यदि एक धागा तथा एक मीटर पैमाना दिया जाता है तो धागे का व्यास परिकलित करना, धागे का व्यास परिकलित करना संभव नहीं है। धागे के व्यास की गणना करने हेतु धागे के व्यास की गणना करने हेतु एक
अन्य विधि को प्रयोग में लिया जाता है। अन्य विधि को प्रयोग में लिया जाता है। धागे के व्यास की गणना करने हेतु एक अन्य विधि को प्रयोग में लिया जाता है। वो विधि कौन सी है? मैं कहूंगा इस विधि के तहत एक छड़ लेकर छड़ के चारों तरफ धागे को लपेट, मैं कहूंगा धागे को लपेट दिया जाता है। धागे को लपेट दिया जाता है। मैं कहूंगा धागे में दिए गए लपेटों की संख्या, धागे में दिए गए लपेटों की संख्या को गिनकर, धागे में दिए गए लपेटों की संख्या को गिनकर धागे का व्यास ज्ञात किया जाता है। कैसे करेंगे? धागे का व्यास ज्ञात किया जाता है। कैसे करेंगे जरा सुनिए। मैं कहूंगा अतः धागे का व्यास बराबर होगा, मैं कहूंगा धागे की माध्य लंबाई, मैं कहूंगा धागे की माध्य लंबाई, मैं कहूंगा धागे की माध्य लंबाई, लंबाई कितनी है वो, बट्टे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। समझ आया? अगर हमें धागे का व्यास लाना है तो आप सोचो कितने लपेटे दिए गए हैं, 10 या 15 जो भी हैं, और धागे की माध्य लंबाई कितनी है वो ले लो, बस हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा किसी 10 मीटर या 100 मीटर कह देता हूं, किसी 100 मीटर लंबे धागे के 10 लपेटे दिए गए, 10 लपेटे दिए गए हैं। किसी 100 मीटर लंबे धागे के 10 लपेटे दिए गए हैं। मुझे धागे का व्यास लाना है। कित्थे चलिए, मैं कहूंगा अतः धागे का व्यास बराबर हो जाएगा 100/10 भच, मैं कहूंगा व्यास बराबर कितना है, 10 मीटर। तो कहने का मतलब है आप लंबाई में अगर लपेटों की संख्या भाग दे दोगे लपेटों की संख्या का, तो बात तो व्यास की हुई ना, ये तो यही उसकी लंबाई है, और 5 लपेटों में सिमट गया है धागा, तो भाग देते ही हमें ये दूरी मिलेगी। ये दूरी ही क्या है, व्यास है। चलिए पहला प्रश्न तो समझ आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। मैं कहूंगा एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल जो है वो 1.0 मिलीमीटर है। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल जो है वो 1.0 मिलीमीटर है, और उसके वृत्तीय पैमाने पर कितने विभाजन हैं, 200 विभाजन हैं। स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल जो है 1 मिलीमीटर है, वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप ये सोचते हैं क्या
कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या आप स्वेच्छा से बढ़ा दोगे तो स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। लाजवाब प्रश्न मित्रों, लाजवाब प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी इसके गूढ़ रहस्य को समझ लेता है, भौतिक विज्ञान उसके इशारों पर नाचती है। तो एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल इतना है, वृत्तीय पैमाने पर विभाजन इतने। क्या आप ये सोच रहे हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या आप स्वेच्छा से बढ़ा दो तो इससे स्क्रू गेज की एक्यूरेसी बढ़ेगी? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इससे एक्यूरेसी में वृद्धि होगी। कैसे? तो क्वेश्चन इतने लंबे लंबे हैं मित्रों, क्या किया जाए बताइए। बी ऑप्शन है। मैं कहूंगा एक स्क्रू गेज के मुख्य पैमाने का पाठ्यांक होता है 1 मिलीमीटर। ये दिया है मुझे एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल, ये है वृत्तीय पैमाने पर इतने विभाजन है। एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल, एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर एवं वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या कितनी है? 100 है। क्वेश्चन कह रहा है अगर भागों की संख्या में बढ़ा दूं तो क्या एक्यूरेसी बढ़ेगी? अभी बात करते हैं, देखिएगा। मैं कहूंगा चूड़ी अंतराल का मतलब है मित्रों, मैं कहूंगा मुख्य पैमाने के एक प्रभाग का मान। स्क्रू गेज देखा है कभी? उसमें जो मुख्य स्केल है उसके एक भाग का मान ये है। मैं कहूंगा यहां पर, मैं कहूंगा अतः स्क्रू गेज का अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक वो क्या होगा? वो है मेरे पास चूड़ी अंतराल, वो है मेरे पास चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। गॉट? चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या। तो कितना आ रहा है? मैं कहूंगा लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर बट्टे 100। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर, यही कहूंगा मैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे क्या आ रहा है देखिएगा, नहीं आया। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो लिस्ट काउंट मिल रहा है वो 0.01 मिलीमीटर मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वृत्तीय पैमाने के भागों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा दी जाए, मैं कहूंगा यदि वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ाई जाए, बढ़ा दी जाए, क्या होगा? अभी मैं 100 का भाग दे रहा हूं,
मेरे पास 0.01 मिलीमीटर हो रहा। अगर मान लो मैं भाग 100 की जगह 1000 कर दूं तो क्या होगा? उदाहरण के लिए वृत्तीय पैमाने पर, उदाहरण के लिए वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या बराबर क्या होवे? वृत्तीय पैमाने पर मैं कहूंगा भागों की संख्या मेरे पास क्या हो जाए? मैं कहूंगा 1000 है। ठीक है, तो अल्पतमान क्या होगा? मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। तो अल्पतमान बराबर हो जाएगा 1 मिलीमीटर बट्टे 1000, 0.001 मिलीमीटर। तो इससे मित्रों ये तो जाहिर से बात पता चल रही है कि अगर ये भागों की संख्या बढ़ेगी, आप अगर इसका इसमें भाग दोगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि अल्पतमांक की वैल्यू जो है वो और बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब छोटी हो रही है, कहने का मतलब ये है। तो जितना कम अल्पतमांक होगा उसका मापन तो उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही शुद्ध होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि अगर स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है और उसके वृत्तीय पैमाने पर कितने हैं? 200 विभाजन हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या बढ़ा देने से स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? हाँ, यथार्थता में वृद्धि संभव है, क्योंकि इसके साथ वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे क्या होगा? वहां पर मैं कहूंगा वहां पर लिस्ट काउंट का मान भी बढ़ेगा, अर्थात वो छोटी से छोटी वैल्यू मापने के लिए भी कैपेबल हो जाएगा, इसलिए जरूरी है। तो आशा करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ आए। ये सब प्रैक्टिकल के हैं क्वेश्चन मित्रों, मैं तो बड़ा जोर लगा के, दम लगा के आपको सिखा रहा हूं कि इसमें वास्तव में ये होता है। तो मैं कहूंगा अतः स्पष्ट है कि वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या बढ़ जाने पर, वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या बढ़ जाने पर क्या होगा? बढ़ जाने पर क्या होगा? मैं कहूंगा संख्या बढ़ जाने पर मैं यहां पर कहूंगा अल्पतमांक का मान बढ़ जाता। बढ़ने का मतलब यूं मत सोचना कि वैल्यू बढ़ गई, नहीं, एक्यूरेसी बढ़ गई। अल्पतमांक का मान बढ़ जाता है, अतः यथार्थता बढ़ती है, अतः यथार्थता बढ़ती है। चलिए, शानदार शानदार, ये क्वेश्चन भी पूर्ण हुआ। वर्नियर कैलिपर द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है? क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, बाकी सब आसान है। कहना चाह रहा है वर्नियर कैलिपर के द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का व्यास माप रहे हो। वर्नियर कैलिपर से आप पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास माप रहे हो। केवल 5 आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो और 5 ऑब्जर्वेशन लेने पर उसके जो व्यास आ रहा है, वहीं अगर आप 100 ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो 100 ऑब्जर्वेशन में जो व्यास आएगा उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो सही तो कह रहा है। एक आप 5 रीडिंग ले रहे हो, 1 2 3 4 5, आप उनका औसत निकालोगे तो वो वैल्यू लगभग उसी के करीब आएगी। पर अगर आप 100 लेोगे और 100 वैल्यू का ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो वो वैल्यू बिल्कुल मानक मान के समीप आएगा। तो जो 100 वैल्यू का आप औसत लेोगे
और एक 5 वैल्यू का औसत लोगे तो 100 वैल्यू वाली में एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, क्योंकि औसत मान मानक मान के सन्निकट खिसक जाता है। तो यही कारण है कि वर्नियर कैलिपर के द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापोगे तो माध्य व्यास 100 समुच्चयों में ज़्यादा अच्छा मिलेगा बजाय 5 समुच्चय की। गॉट? बेहतरीन। पीतल की किसी छड़ का माध्य व्यास 5 समुच्चय की तुलना में 100 समुच्चय। देखो जरा, सी ऑप्शन ये है, मैं कहूंगा वर्नियर कैलिपर्स द्वारा, मैं कहूंगा वर्नियर कैलिपर्स द्वारा क्या हो रहा है, किसी पीतल की छड़, किसी पीतल पीतल की छड़ का माध्य व्यास 5 समुच्चय की तुलना में 5 समुच्चय की तुलना में 100 समुच्चय में अधिक यथार्थ प्राप्त होता है। अधिक यथार्थ प्राप्त होता है क्योंकि 100 समुच्चय, क्योंकि 100 समुच्चय क्या हो रहा है, क्योंकि 100 समुच्चय का माध्यमान, 100 समुच्चयों का माध्यमान, मैं कहूंगा 100 समुच्चयों का जो माध्यमान है वह माध्यमान मानक मान की अधिक समीप, मानक मान के अधिक समीप या सन्निकट प्राप्त होता है। मैं कहूंगा 100 समुच्चयों का जो माध्य मान है वो मानक मान के अधिक समीप या सन्निकट प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा संभव है कि 100 समुच्चयों का जो आप औसत निकालोगे वो औसत और ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा एज कंपैरिजन टू हम 5 समुच्चय। तो 5 समुच्चयों का जो माध्यमान है वो 100 समुच्चयों के माध्यमान की तुलना में ज़्यादा यथार्थ नहीं है, 100 वाला रिजल्ट ज़्यादा बेस्ट है। कितना प्यारा प्रश्न है मित्रों, बताओ। तो ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.8 हमने कर लिया है। बहुत शानदार, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसे पिरो रहे हैं। आशा करूंगा आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। आओ, क्या कहना चाह रहा है 2.9, क्या कहना चाह रहा है सुनिए। ये कह रहा है कि किसी मकान का फोटोग्राफर जो है 35 मिलीमीटर स्लाइड पर, किसी मकान का एक फोटोग्राफर क्या कर रहा है 35 मिलीमीटर स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। मतलब एक स्लाइड है, फोटोग्राफर मकान का जो है स्लाइड के ऊपर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेर रहा है। स्लाइड को किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल इतना प्राप्त हुआ। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? पढ़िए, बहुत प्यारा प्रश्न।
चलो देखिए, तो एक मकान का फोटो ले रहा है फोटोग्राफर। 35 मिलीमीटर की एक स्लाइड है, उस पर तो 1.75 एरिया आ रहा है, और अगर उसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो मकान का एरिया 1.55 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आपको बताना है दोनों का रेखीय आवर्धन क्या है, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। समझ आया कि नहीं आया? बेहतरीन बेहतरीन। देखिए, मैं कहूँगा फोटोग्राफर द्वारा, या मैं कहूँगा स्लाइड पर मकान द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। मैं कहूँगा स्लाइड पर मकान द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं कहूँगा ये A1 जो आया है 1.75 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर। A1 बराबर आया है 1.75 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्या ये समझ आया? इतना बहुत बढ़िया। ये तो किसी स्लाइड पर मकान ने घेरा कितना क्षेत्रफल वो है। स्क्रीन पर कितना आ रहा है? मैं कहूँगा स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल स्क्रीन पर कितना आ रहा है मकान का क्षेत्रफल? देखो आ रहा है 1.55। मैं कहूँगा जो मेरे पास A2 आ रहा है, A2 1.55 मीटर स्क्वायर आ रहा है। हमें क्या पूछना चाह रहा है? हमें पूछना चाह रहा है प्रक्षेपात्र और पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन। इस बार हमें रेखीय आवर्धन पूछा है, कोणीय आवर्धन नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार के आवर्धन होते हैं। तो पहले तो अभी मैंने सूक्ष्मदर्शी का एक क्वेश्चन था, पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा था, आवर्धन हम कैसे निकालते हैं। आवर्धन का मतलब होता है बीटा बट्टे अल्फा, यही पढ़ा था अपन। जो कोण बीटा है वो बट्टे अल्फा, मैंने कहा था आभासी मान बट्टे वास्तविक मान। तो जरा सुनिए, मैं कहूँगा अतः आवर्धन m बराबर होता है आभासी क्षेत्रफल। वही मान बोलो, माप बोलो, अभी क्षेत्रफल आ रहा है तो मैं कहूँगा आभासी क्षेत्रफल, और बट्टे में मैं कहूँगा वास्तविक क्षेत्रफल। तो चलूं नहीं आया? मैं कहूँगा m बराबर होगा आभासी क्षेत्रफल बट्टे वास्तविक क्षेत्रफल। तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा आभासी क्षेत्रफल। कैसे आया? अब देखो, ये लोगे आभासी या वो वाला? कैसे? ये आ रहा है स्लाइड पर घेरा गया क्षेत्रफल, ये आ रहा है स्क्रीन पर। तो मित्रों स्क्रीन पर तो आप जानते कोई भी सिग्नल जो है वो फैलता है, तो आवर्धन तो उसका वहां ज्यादा हुआ है, आभासी स्वरूप तो उसका बड़ा है ना। भाई मैं कहूं कि ये मेरे पास पेन है, इस स्क्रीन के ऊपर मुझे इतना बड़ा रूप दिखाई दे रहा, इतना पेन है थोड़ी, पेन तो इतना ही है ना, पेन तो इतना ही है। तो किसी कागज के ऊपर अपन ले रहे हैं तो वो तो वास्तविक माप है। जब आप अगर इसको स्क्रीन पर ले रहे हो तो यही पेन मुझे इस स्क्रीन पर यहां से इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये तो इसका आभासी रूप ही होगा, वास्तविक रूप तो इतना है। तो स्क्रीन वाला जो माप है वो आभासी है, वास्तविक आवर्धन एरिया जो है वो है स्लाइड वाला। पहचान समझ आ गई? पहचान समझ आ गई? बहुत बढ़िया। मैं कहूँगा आभासी कितना है? जरा 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 देखिए आभासी कहाँ गया? 1.55।
मैं कहूँगा ये है मेरे पास 1.55 बट्टे 1.75 10 की घात -4। कितना आ रहा है ये मेरे पास? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 8.85 10 की घात 3 मात्रक ही। क्या ये मेरे पास जो आया है ये वाली वैल्यू आवर्धन की आपको पता चल गई? क्या ये आपको पता चल गई? बताओ। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ये मेरे पास आवर्धन आया है, पर ये आवर्धन रेखीय आवर्धन नहीं है, ये क्षेत्रफल में आवर्धन है। और क्षेत्रफल तुम्हें पता है 2D का कॉन्सेप्ट है। देखो मित्रों, बहुत चीजें सोचनी पड़ेगी भौतिक विज्ञान में। ये रेखीय आवर्धन आप इसे कह सकते हो, ये क्षेत्रफल में आवर्धन आया। मैं लिख देता हूं m यहां पर जो आया है, m यहां पर आया है क्षेत्रफल में आवर्धन। m यहां पर आया है क्षेत्रफल में आवर्धन। तो यहां ये क्षेत्रफल में आवर्धन, और आप जानते हो क्षेत्रफल 2D का कॉन्सेप्ट है, 1D का नहीं। ये कह रहा 1D का आवर्धन बताओ। 1D का मतलब है लंबाई में आवर्धन। तो क्षेत्रफल तो 2D का आवर्धन है, लंबाई में तो नहीं है। क्षेत्रफल और लंबाई में क्या रिलेशन हो सकता है? बताओ, क्या रिलेशन हो सकता है? बताइए जरा। ये रेखीय आवर्धन पूछ रहा है हमें, रेखीय आवर्धन। तो मैं कहूंगा जो क्षेत्रफल में आवर्धन आया है, मैं कहूंगा अतः रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा अंडरवुड ऑफ क्षेत्रफल में आवर्धन। क्षेत्रफल में आवर्धन। समझ आया? हमें क्या करना है? रेखीय आवर्धन बराबर होगा क्षेत्रफल में आवर्धन। कैसे लिखा? क्या मित्रों कभी तुम्हें पता है एरिया बराबर अपन एल स्क्वायर लिखते हैं, तो एल मुझे लाना है तो अंडरवुड ऑफ ए नहीं लिखूंगा। अरे वही तो चीजें घूम रही है साइड में, कोई नई चीजें थोड़ी है। यही तो हमें सोचना है, दिमाग इसी में तो लगाना है। तो मुझे बताओ, रेखीय आवर्धन लाना है तो क्षेत्रफल के ऊपर रूट लगा दो। तो रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा, क्या होगा बताओ? क्षेत्रफल वाला आवर्धन 8.85 10 की घात 3। मैं कहूंगा 8.85 10 की घात 3 कितना आएगा? m डैश बराबर, फटाफट रूट बताओ कितना आ रहा है? 2 4 3, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये जो आ रहा है मेरे पास पूरा रूट निकालने पर 94.1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 94.1। इतना टफ नहीं है जितना आप समझ पा रहे हैं। जितना आप समझ रहे हैं ना मित्रों, इतना टफ है ही नहीं है क्वेश्चन। कितना, एक बार फिर से बता देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मकान की कोई टॉर्च है। इस मकान को एक मैं स्क्रीन पर प्रक्षेप करता हूं तो मेरे पास इतना सा स्वरूप दिखाई दे रहा है। और इसी मकान को मैं अगर किसी स्क्रीन पर देखता तो बहुत बड़ा 3D दिखाई दे रहा है। तो वो तो आभासी हुआ ना, ये वास्तविक रूप है। अच्छा, ये इसकी डायमेंशन है। अब हमें पूछ रहा है क्षेत्रफल में आवर्धन। तो एक तो स्क्रीन वाला दिया है, एक हमें क्या दिया है? स्लाइड वाला दिया है। तो हम स्क्रीन वाला तो मानेंगे क्या? आभासी। स्लाइड वाला मानेंगे वास्तविक। तो पहले मैंने क्षेत्रफल में आवर्धन निकाल दिया, आभासी बट्टे वास्तविक। ये जैसे ही लगाया m आ गया ये। अब ये m बराबर है क्षेत्रफल में आवर्धन। क्षेत्रफल में आवर्धन है, मुझे रेखीय आवर्धन पूछ रहा है। रेखीय आवर्धन हो जाएगा L बराबर मेरे पास L स्क्वायर बराबर एरिया, तो L बराबर अंडरवुड एरिया। एरिया वाले को रूट लगा दिया 94.1। वेरी सिंपल। क्या इतना क्लियर है? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। चलो मैं आगे, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए,
तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। बाय बाय दिस क्वेश्चन, बाय बाय, डन। ओके, अब जरा सुनिए, ये आओ इंपॉर्टेंट कर दो इसको, इसको इंपॉर्टेंट कर दो। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.10 इंपॉर्टेंट कर दीजिए। क्या हो रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। क्या हो रहा है, निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या बताओ। अभी बता रहे हैं। जरा देखो, हमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। पहला, मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। देखिए, आप सोच पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में दशमलव संख्या जो है, संख्या में कहूंगा संख्या का मान दशमलव से कम है, यानी 1 से कम है, संख्या का मान 1 से कम है। तो दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। यहां पर सिर्फ एक सार्थक अंक होगा, मैं कहूंगा सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर। सभी को समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है इतना? बी देखो जरा, क्या है, 2.64 10⁻24 kg। अब आप जानते हो, आप ये जानते हो कि ये जो kg लिखा है वो तो ठीक है, पर घात को कभी भी सार्थक अंक में नहीं पढ़ा जाता है। और ये आप जानते हो सारे के सारे नॉन जीरो है, ये 2, 6, 4 ये सार्थक अंक माने जाएंगे। मैं कहूँगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3। घात को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी ऑप्शन है 0.2370। मैं कहूंगा 0.2370 0.2370 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 0.2370 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सुनिए। मैं यहाँ कहूँगा संख्या का मान 1 से कम है, संख्या का मान 1 से कम है, तो दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक से अशून्य अंक ही जा रहे हैं अशून्य अंक से पहले तो शून्य आ नहीं रहा है, बाद वाला तो शून्य माना जाता है, पहले वाला नहीं माना जाएगा। तो मैं यहाँ कहूँगा, तो ये जो 0.2370 है, इसके अंदर ये 4 सार्थक अंक काउंट होंगे। मैं कहूँगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट? रूल याद आ रहे हैं? जो नियमावली पढ़ाई वही है। यहाँ देखो डी ऑप्शन कहाँ है? 6.320 जूल। 6.320 जूल कह रहा है, 6.320 जूल। क्या कहना चाह रहा है? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब ये पीछे 0 आ रहा है तो ये गिना जाएगा इसके अंदर। तो मैं कहूँगा ऐसी कंडीशन में जो 6.320 जूल है, इसके अंदर अगर मैं कहूँ, इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो 6.320 कितने सार्थक अंक हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने हैं? मैं कहूँगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ई में देखो, जरा 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 ई क्या है? ई 6.02032 6.02032
मैं कहूँगा 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 6.032 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखो क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे 6.032 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दशमलव है, दशमलव के जस्ट उधर जीरो है। आप देखोगे ये अशून्य अंक है, ये अशून्य, अशून्य के बीच में अगर शून्य आता है माना जाएगा, नियम पढ़ा चुका हूं। 1 2 3 4, तो कितने सार्थक अंक हैं यहाँ पे? 4 सार्थक अंक हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, एफ है क्या? एफ क्या है सुनिए। अगर मैं f की बात करूं तो ये है मेरे पास 0.0000632 मीटर स्क्वायर। 0.30 और 6032, 0.30 6032 मीटर स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है। 6032, ओके। क्या हो जाएगा देखिए, तो दशमलव मैं कहूंगा संख्या का मान 1 से कम है, संख्या का मान 1 से कम है, तो दशमलव के दाईं ओर अशून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाएंगे। 2 अशून्य अंकों के भी शून्य गिना जाएगा, तो ओनली एंड ओनली कितने सार्थक अंक हुए? 4 सार्थक अंक आए हैं। राइट ऑप्शन मेरे पास 4 है। ये मित्रों ऐसे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं बहुत शानदार तरीके से। आशा करूंगा ये क्वेश्चन आपको आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन हमने कर लिया है, पाठ्य पुस्तक प्रश्न 10। क्या यहां तक क्लियर है बताइए? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे जरा सुनिए, ये बताओ क्या कहना चाह रहा है। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.11 देखो, कह रहा है कि धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 4.234 मीटर, 1.00 मीटर व 2.01 सेंटीमीटर है। उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। उचित सार्थक अंकों तक शीट का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। जरा देखो, किसी आयताकार शीट की लंबाई दे रखी है 4.234 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 1.005 मीटर और मोटाई थिकनेस दे रखी है 2.01 सेंटीमीटर। कह रहा है उचित सार्थक अंकों तक शीट का क्षेत्रफल बताओ और आयतन बताओ। अब आयताकार शीट है और जब लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों दे दे तो मित्रों घन घना वाला कॉन्सेप्ट, क्षेत्रफल कैसे लाऊंगा ना आयतन में कैसे लाऊंगा, आप समझ गए होंगे। पर सवाल यह है कि कितने अंकों तक हमें इनकी गणना करनी है, क्षेत्रफल और आयतन की। तो आप यहाँ समझोगे, यहाँ सार्थक अंक कितने हैं देखो, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। यहाँ कितने, 1 2 3 4, 4 सार्थक। यहाँ कितने, 1 2 3। तो सबसे न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या हमारे थिकनेस, मोटाई में आई है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर सार्थक अंकों का जो आंसर आएगा क्षेत्रफल आयतन, वो 3 सार्थक अंकों तक ही होना चाहिए।
तो मैं कहूंगा चूंकि शीट की मोटाई में सार्थक अंकों की संख्या शीट की मोटाई में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम है। सार्थक अंकों की संख्या क्या है? न्यूनतम है। अतः शीट का क्षेत्रफल व आयतन 3 सार्थक अंकों तक परिकलित किया जाएगा। 3 सार्थक अंकों तक परिकलित किया जाएगा। कितने अंकों तक? 3 सार्थक अंकों तक। जरा देखिए कैसे। तो भाई आ जाओ क्षेत्रफल में आ जाओ। शीट का क्षेत्रफल जब आयत की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दे दी हो, कैसे लाऊंगा मैं कहूंगा अतः शीट का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होगा भाई? लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई सभी दे दें तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालते मित्रों? घनाभ का क्षेत्रफल देखो, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू मोटाई प्लस लंबाई इंटू मोटाई, यही फॉर्मूला है। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू मोटाई प्लस मोटाई इंटू लंबाई। कैलकुलेशन करता हूं मैं। कितनी बड़ी वैल्यू है देवा। लंबाई कितनी है? 4.234 इंटू बी चौड़ाई कितनी है? 1.005 ठीक है, और प्लस बी इंटू टी। बी कितना है मेरे पास? 1.005 इंटू टी कितना है मेरे पास? 2.01। ओके बच गया मित्रों, बच गया क्वेश्चन। ये सेंटीमीटर में दिया है, बाकी तीनों मीटर में दिए हैं। अभी प्रॉब्लम हो जाती। बच गए। क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा 0.0201 मीटर। अरे भाई 100 का भाग दूंगा ना, तो ये आएगा मेरे पास। तो जरा देखिए क्या आया? 0.0201 यहां तक पहुंचा हूं, प्लस लंबाई कितनी है मेरे पास? 4.234 इंटू मोटाई कितनी है? 0.0201। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करके बताएं आईटी टीम, फटाफट जल्दी से। इतनी बड़ी तो मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मित्रों बूढ़ा हो जाऊंगा मैं। जल्दी से बताएं कितना आ रहा है। तो एरिया बराबर हरियपनाव अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास यस 8.7209 मीटर स्क्वायर। मेरे पास किसमें है? ये सारी वैल्यू मीटर में थी, इसको भी मीटर में अपन ने बदल दिया। तो मेरे पास आ रहा है 8.7209। पर मैंने वादा क्या किया कि हमें कितने सार्थक अंकों तक क्षेत्रफल लाना है? 3। अतः 3 सार्थक अंकों तक क्षेत्रफल, 3 सार्थक अंकों तक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया बराबर 8.7209
72 बस मीटर स्क्वायर। जय हो। क्या आया? क्लियर है इतना? 8.72 मीटर स्क्वायर यहीं तक करना है हमें, इसको यहीं तक। फिर देखो और क्या लाना है। हमें आयतन भी पूछ रहा है, हमें आयतन भी पूछ रहा है। आयतन क्या आएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं कहूंगा दूसरा है आयतन या शीट का आयतन। जरा देखिए कैसे आएगा। शीट का आयतन अगर मैं शीट के आयतन की बात करूं तो वो हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, यही आएगा। क्या ये क्लियर है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, तो लंबाई कितनी है? मैं कहूंगा 4.234। चौड़ाई कितनी है चेक करो जरा। लंबाई 4.234, चौड़ाई 1.005 1.005 इंटू टी कितना है? थिकनेस, थिकनेस है मेरे पास 0.0201 0.0201 आया। तो मेरे पास जो आयतन आ रहा है वो क्या आ रहा है? मैं कहूंगा वो जो v मिल रहा है मुझे, v मिल रहा है मेरे पास, मैं कहूंगा बताएं 0.0855 मीटर क्यूब। कितने सार्थक अंक तक लाना है? 3। आप जानते हो ये गिना नहीं जाएगा। 0.855 मीटर क्यूब। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बहुत बेहतरीन प्रश्न। हमें 3 सार्थक अंक तक लाना था, हम लेकर आ गए। बहुत बेहतर, अच्छा क्वेश्चन था। काफी इसने दिमाग को परेशान किया हमारे। पाठ्य पुस्तक प्रश्न 2.11 हमने कर लिया। क्लियर है? ये शानदार क्वेश्चन। चलो आगे। ओके। कितनी खुशी होती है मित्रों जब एक क्वेश्चन हो जाता है। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं बाद बड़ी मुश्किल से, तो एक अलग ही खुशी का अनुभव होता है। बॉडी के अंदर एक अलग ही संचरण होता है तरंग का। बहुत बढ़िया, शानदार। 2.12 में चलता हूं मैं। लो भाई, पंसारी वाला तो बहुत परेशान कर रहा था। आओ इसमें 2.12 पाठ्य पुस्तक प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 2.12 में क्या कह रहा है देखिए कि पंसारी की तुलना द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 किलोग्राम है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान इतना और इतना है डिब्बे में रखे जाते हैं। डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है? सोने वाले भी साथ में ही। उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर? इंपॉर्टेंट कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा हल कैसे करेंगे इसका? हल कैसे करेंगे? मैं कहूंगा पंसारी साहब द्वारा, देखो पंसारी द्वारा मापित डिब्बे का द्रव्यमान, पंसारी सर द्वारा मापित डिब्बे का द्रव्यमान मैं कहूंगा कैपिटल M कह दूं। कैपिटल M बराबर कितना कह रहा है? 2.30 kg। पंसारी द्वारा मापित डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg। फिर मैं कहूंगा सोने के, सोने के प्रथम टुकड़े, सोने के प्रथम टुकड़े का द्रव्यमान, सोने के प्रथम टुकड़े का द्रव्यमान है 20.15। मैं कहूंगा M1 बराबर है 20.15। कितना आ रहा है मेरे पास? मैं कहूंगा 20.15 ग्राम। क्लियर? फिर मैं कहूंगा
सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान, सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान M2 बराबर 20.17 ग्राम। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है पहला, डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है। तो सोने के टुकड़े को डिब्बे के बाहर है क्या? नहीं, डिब्बे के अंदर है। तो मैं यहां पर कहूंगा अतः सोने के डिब्बे का कुल द्रव्यमान मैं कहूंगा बराबर हो जाएगा M डैश बराबर कैपिटल M, सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान, सोने के दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान। नहीं आया? मैं कहूंगा सोने के पहले टुकड़े का द्रव्यमान और सोना, ये सोना बड़ा देखो जुल्मी कर रहा है हमारे साथ, पहले टुकड़े का द्रव्यमान और दूसरे का, सोने के डिब्बे के भीतर ही तो रखे हैं। कुल द्रव्यमान हो जाएगा, देखिएगा कैसे, 2.30, 20.15, 20.17। इसको किलोग्राम में भी तो बदलो, कैसे आएगा? केजी 20.17 10⁻³ केजी। ओके, तो अब कितना आएगा मेरे पास? M डैश बराबर देखो, M डैश बराबर 2.30, 20.15 10⁻³ केजी, और मैं यहाँ पर कहूँगा 20.17 10⁻³ केजी। कितना आ रहा है चेक करो फटाफट, 2.30 प्लस, अब देखो ये 3 जीरो तो आगे नीचे, 2 जीरो और ये आ गए, तो ये 4 तो ऑलरेडी है, तो 0.02015 केजी, 4 ये और है, 2 और आगे 5, तो 0.02017। ये अगर मैं निकाल रहा हूं तो M डैश बराबर मेरे पास कितना आ रहा है? जल्दी से बताएं मुझे, हरी अपनाओ, हरी अपनाओ, हरी अपनाओ। यस, 2.3405 केजी। ये आ गया है पंसारी जी के डिब्बे का कुल द्रव्यमान। पंसारी जी के डिब्बे का कुल द्रव्यमान आ गया है दिस। जरा आगे देखो, उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर? टुकड़ों के द्रव्यमान में अंतर, हमें डिब्बे का नहीं बोला। मैं कहूंगा उचित, या मैं लिख देता हूं टुकड़ों के द्रव्यमान में अंतर। क्या आ जाएगा? M बराबर M1 माइनस का M2, 20.17 अरे भाई काजल, 20.17 माइनस 20.15 ग्राम में है ना, ये तो 20.15 और 20.17 कितना आएगा? देखो, मैं कहूंगा ये मेरे पास अंतर जो आ रहा है M डैश बराबर आ रहा है 0.02 ग्राम। नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यही लिखना है मुझे, M डैश बराबर 0.02 ग्राम। अब क्या हुआ है कि ये जीरो तो काउंट नहीं किया जाएगा, आप चाहो तो इसको इतना भी लिख दोगे ना, चलेगा। सार्थक अंक इसमें एक ही है, और अगर ये भी लिख रहे हो तो भी सार्थक अंक एक ही गिना जाएगा, बस ये गिना नहीं जाएगा।
तो सार्थक अंक इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, पर ये थोड़ा ऑड लगता है क्योंकि 0 वास्तव में आ तो रहा है। तो सार्थक अंक एक ही सार्थक अंक तक हमें लिखना है, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा m डैश बराबर 0.02 ग्राम। कित्थे चलिए। क्या मित्रों ये पंसारी जी वाला क्वेश्चन समझ आया? बहुत बढ़िया प्रश्न हमने फिनिश कर दिया। 2.12 डन। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, एक एक प्रश्न को हमने पिरोया है, शानदार तरीके से उनको फिनिश किया है। आगे भी हम ऐसे प्रश्न करते रहेंगे, परंतु अभी समय की बाध्यता है, इसलिए मुझे इस सभा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आगे की कड़ी में मैं और पाठ्य पुस्तक प्रश्नों को लूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।